Hello दोस्तों, good evening to all of you, my dear friends. This is Vikas Misra and I welcome to all of you on RBS classes, the Pariksha Guru. I hope all of you are enjoying the video and enjoying yourself. खूब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग वीडियो को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बच्चों को ऐसा लगता है कि सर बहुत टफ भी टॉपिक है, लेकिन टफ चीज़ को आसान कैसे बनाया जाता है, कैसे ट्रिकी वे में उसको लाया जाता है, कैसे उसको क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्या लॉजिक्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके, चलिए फिर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, ये सस्पेंस आपका ख़त्म हुआ और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है एडवर्ब। क्या नाम है इस टॉपिक का? तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है एडवर्ब। आई होप कि आप सभी लोग इससे पहले परिचित होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही बेचारा अकेला टाइप का टॉपिक है, सब इसको छोड़ ही घूमते हैं। चलिए फिर डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए थोड़ा सा पहले आप लोगों को कुछ इसमें इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ एडवर्ब का, ठीक है, जिससे आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया तो लग जाए कि जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, क्या इसके रोल्स हैं, क्या इसके रूल्स हैं, सारी चीज़ें। तो देखिए, अगर मैं बात करूं एडवर्ब की, तो हिंदी में इसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं भैया इसको हम क्रिया विशेषण। समझ में बात आई? अब क्रिया विशेषण देखो, एक तो नाम से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि जो क्रिया की विशेषता बताए, दैट इज क्रिया विशेषण। बट इफ वी टॉक अबाउट एन इंग्लिश डेफिनेशन, तो अगर मैं इसके इंग्लिश वाली डेफिनेशन की बात करूं, तो जो एडवर्ब होता है ये सामान्यतया वर्ब को क्वालिफाई करता है, या कहीं कहीं पे क्वालिफाई की जगह मॉडिफाई लिखा होता है। तो ये वर्ब की विशेषता को बताता है, साथ साथ एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है, और उसके साथ साथ जो दूसरे एडवर्ब्स हैं उनकी भी विशेषता को ये बताता है। तो तीन चीजों को ये बताएगा, किसके किसकी विशेषता को? एक वर्ब की विशेषता को, दूसरा एडजेक्टिव की विशेषता को, और तीसरा एडवर्ब की विशेषता को। देखो, माना तो ये जाता है कि नाउन या प्रोनाउन को छोड़ दिया जाए क्योंकि नाउन जो लिखा होता है या फिर प्रोनाउन जो लिखा होता है, इन दोनों की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। इन दोनों के बारे में जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो इनको छोड़ दिया जाए, बाकी ये जो अपना एडवर्ब होता है ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, इवन कि ये सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है जैसे हम मान लीजिए बोल दिए, हमने लिख दिया फॉर्चुनेटली ही इज सेफ। तो अगर हमने कहा कि फॉर्चुनेटली ही इज सेफ, तो इसका मतलब क्या है कि भाग्य से वो क्या है? बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा था, इसको पूरा का पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, और ये जो वर्ड क्वालिफाई कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। ठीक है, तो खैर कुछ देखते हैं देखिए, मैंने कुछ सेंटेंस आपके सामने यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखा, हमने लिखा दे रैन केयरफुली। अगला हमने लिखा दे आर टोटली इनसेन। और तीसरा हमने लिखा दे सेंट मी अ वेरी स्पेशली डिजाइंड कार। या ऐसे हमने लिख दिया राधा डांस्ड वेरी वेल। ठीक है,
अब देखिए जो भी मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए लिखा है दे, सब्जेक्ट, रेन, वर्ब, अब बचा है केयरफुली। तो बात आती है कि सर केयरफुली जो वर्ड लिखा है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो देखो यहाँ पे दे का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, रेन वर्ब है। अब वह सावधानी पूर्वक है कि दौड़ने का काम सावधानी पूर्वक हुआ है। तो आप सब कहोगे सर दौड़ने का काम सावधानी पूर्वक हुआ, मतलब ये दौड़ने के तरीके के बारे में बताया। तो दौड़ना वर्ब है और वर्ब के बारे में जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। या एक ट्रिक होती है, एक क्या होती है, ट्रिक होती है। और ये सामान्य सी ट्रिक ये है कि ऐसे मैक्सिमम वर्ड जिनके लास्ट में एल वाई लगा होता है वो क्या होते हैं, एडवर्ब हुआ करते हैं। वो क्या हुआ करते हैं, एडवर्ब हुआ करते हैं। तो केयरफुली भी क्या है, एडवर्ब। और यहाँ पे जो एडवर्ब है किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। अगला देखिए दे, सब्जेक्ट, आर, वर्ब। दे आर टोटली इंसेन। अब अभी टोटली शब्द भूल जाओ, इंसेन अभी केवल याद रखो। तो इंसेन मतलब होता है असभ्य। इंसेन मीन्स क्या होता है, असभ्य। तो जैसे मान लीजिए यहीं पर मैं लिख दूं दे आर हैप्पी, मैं क्या लिख दूं, दे आर हैप्पी। तो जब मैं कहूंगा दे आर हैप्पी तो दे क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, आर क्या है, वर्ब है, और हैप्पी, दे हैप्पी है ना। और दे का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में बताया तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है। तो ऐसे ही दे आर इंसेन, वह क्या है, असभ्य हैं। तो ये दे प्रोनाउन, दे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ साथ ये प्रोनाउन भी है। दे क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन भी है। अब प्रोनाउन के बारे में बताएं इंसेन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब वह पूरी तरह से हैं कि असभ्य पूरी तरह से हैं। तो आप कहोगे नहीं सर असभ्य पूरी तरह से हैं, तो मतलब ये टोटली शब्द लिखा है किसके बारे में बता रहा है, असभ्य के बारे में बता रहा है। असभ्य क्या है, एडजेक्टिव। और मैंने अभी बताया कि जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है उसको भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो यहाँ भी टोटली एडवर्ब। ऐसे आप एल वाई से भी पहचान सकते हो। मैंने बताया मैक्सिमम ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एल वाई लगा होता है क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो। ठीक है। अगला देखिए लिखा है दे सेंट मी अ वेरी स्पेशली डिजाइंड कार। दे सब्जेक्ट, सेंट वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे कार नाउन है, कार कैसी है, डिजाइंड। तो नाउन के बारे में डिजाइंड बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब कैसे डिजाइन की गई है, तो भैया ये स्पेशली, विशेष रूप से डिजाइन की गई है। तो स्पेशली डिजाइन करने के तरीके के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब बहुत स्पेशली है कि बहुत डिजाइंड है, तो आप कहोगे नहीं सर बहुत स्पेशली मतलब बहुत विशेष तरह से। तो ये बेरी शब्द जो लिखा है ये किसके बारे में, एडवर्ब के बारे में बताया। और एडवर्ब के बारे में जो बताता है वो भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ऐसे ही लिखा है राधा डांस। डांस क्या है, वर्ब है। और वेल मतलब क्या होता है, अच्छा। तो राधा अच्छी है कि डांस अच्छा किया उसने। तो अब राधा अच्छी है कि बुरी है तो राधा को देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जो बेल शब्द है किसके बारे में बता रहा है, ये उसके डांस करने के तरीके के बारे में बता रहा है कि उसने डांस अच्छा किया है। तो डांस वर्ब है और वर्ब के बारे में जो बताया वो क्या होता है, एडवर्ब। अब राधा बहुत है कि डांस बहुत है या अच्छा बहुत है, तो आप कहोगे नहीं सर अच्छा बहुत है। तो वेल शब्द लिखा, वेल क्या है, एडवर्ब। और एडवर्ब के बारे में जो शब्द बताता है वो भी क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो पहला वाला सेंटेंस लिखा है इसमें जो एडवर्ब है ये वर्ब की विशेषता बताया, दूसरे वाले में जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव की विशेषता बताया, तीसरे वाले में जो एडवर्ब है ये एडवर्ब की ही विशेषता बताया, चौथे में भी जो एडवर्ब है वो एडवर्ब की ही विशेषता बता रहा है। और एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा था कि जो एडवर्ब होता है वो तीन चीज़ों के बारे में बताता है। पहला वर्ब के बारे में, दूसरा एडजेक्टिव के बारे में और तीसरा एडवर्ब के बारे में बताता है। मतलब चाहे एडजेक्टिव कहीं लिखी हो, चाहे एडवर्ब कहीं लिखा हो, चाहे वर्ब कहीं लिखा हो, उसके बारे में जो भी शब्द बताएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो चलते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं एंड वी विल डिस्कस थ्रू द क्वेश्चंस सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए जो पहला दूसरा लिखा हुआ है तो पहला किधर गया, पहला क्वेश्चन गायब है क्या? ये पहला वाला यहाँ पे छूट गया। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है हमारे रहते हुए क्वेश्चन गायब हो जाए, हाँ बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है आवर टीचर, हमारे टीचर ब्लैंक एंड बी, और हम
हमारे टीचर पता नहीं कैसे हैं और हम यहाँ भी पता नहीं कैसे हैं। आगे लिखा है अ टेस्ट इंग्लिश टुमारो। अच्छा, किसी इंग्लिश के टेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है और जो कि आने वाले कल में होगा। अब अगर यहाँ भैया टुमारो लिखा है तो अंधा आदमी भी देख के इसको बता सकता है कि बात कब की हो रही है। तो बात इसमें भैया फ्यूचर की हो रही है। तो फ्यूचर की हो रही है तो फ्यूचर का टेंस लगे, मतलब बिल सैल वाला देखते हैं। तो इन सबको पहले ही उड़ा देते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ फ्यूचर होके ही क्या करेगा, अगर इधर नहीं तो ये सब तीनों उड़ गए। अब बचे हैं दो ऑप्शन, अब देखना है दोनों में से कौन सा होगा। तो देखो सामान्यतः हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ में हम सैल का प्रयोग करते हैं और बाकी दुनिया के सारे शब्दों के साथ में हम बिल का प्रयोग करते हैं। हालांकि जहां सैल का प्रयोग किया जा रहा है वहां आप बिल भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं है। तो एक बार लेकिन चेक कर लेते हैं, अच्छा जो सही है उसी पे। तो आवर टीचर सब्जेक्ट है, ये ना तो आई है ना तो वी है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, विल। तो हमने देखा दोनों में बिल लिखा है, इधर दोनों में सैल लिखा है। अब देखिए आप लोग ये सोचते होंगे कि जो लिखा होता है जैसे आवर टीचर, जैसे हम एग्जाम देते हैं तो हम क्या लड़का, जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं तो मैं एग्जाम देता हूं, मैं गिव करूंगा नहीं, मैं एग्जाम टेक करता हूं। जो स्टूडेंट होते हैं वो एग्जाम को टेक करते हैं और जो टीचर्स हैं वो एग्जाम को क्या करते हैं, गिव करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन, उल्टा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट इसमें अगला लिखा है द बॉक्स इज ब्लैंक हैवी फॉर यू टू लिफ्ट। ऑप्शन 4 बहुत बहुत बहुते बहुत और फिर बहुत। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि जो बॉक्स है वो बहुत हैवी है आपके लिए उठाने के लिए। तो देखो वेरी, वेरी का प्रयोग जब कोई चीज पॉजिटिव रूप से ज्यादा हो जाती है तब वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वेरी। जैसे हमने लिखा वेरी इंटेलिजेंट, हमने क्या लिखा, वेरी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो है पॉजिटिव क्वालिटी है ना, तो हमने यहाँ पे वेरी यूज किया है तो ठीक है। लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट यूज कर लेता है तो हम कहते हैं भैया टू क्लेवर। तो जो क्लेवर होता है ये निगेटिव में यूज किया जाता है। तो टू नहीं, यहाँ वेरी लिखा है तो ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर वेरी के अर्थ में होता मतलब पॉजिटिव रूप से हैवी होता, जैसे एक हैवी थोड़ा सा हैवी मतलब उठाए, आपने कहा हैवी है लेकिन आपसे उठ जा रहा है, आपने फिर दूसरा उठाया थोड़ा सा और मेहनत लग रही है लेकिन फिर भी उठ जा रहा है, तो सब क्या है, बेरी। लेकिन अब एकदम जान निकलने वाली है तभी उठा, तब अब ये बेरी वाला काम नहीं रह गया है, तो बेरी नहीं होगा। और इधर कह रहा है बी फॉर यू टू लिफ्ट, कि ये जो भारी है आपको उठाने के लिए, मतलब उठेगा नहीं तुमसे। मच का भी प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए पॉजिटिव सेंस में, इसको भी हटाओ। बेरी लगा फिर इसको भी हटाओ। हाँ, टी डबल ओ टू, टू का प्रयोग हम करते हैं नेगेटिव सेंस में। चलिए देखिए टी डबल ओ टू जो शब्द होता है इसका हम प्रयोग करते हैं मोर देन व्हाट इज नीडेड के सेंस में। मोर देन व्हाट इज नीडेड मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा अगर कोई चीज हो जाए तो उसके लिए टी डबल ओ टू का प्रयोग करते हैं और ये एक निगेटिव वर्ड होता है। वैसे सामान्यतः टी डबल ओ टू का जो पेयर होता है ये टी ओ टू से मिलता है। ठीक है, मतलब टी डबल ओ टू का पेयर किससे बनता है, टी ओ टू से। तो यहाँ टी ओ टू ऑलरेडी बना है तो यहाँ पे वैसे भी टी डबल ओ टू होगा। क्लियर है बातें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हेयर, लिखा है ब्लैंक वर्क विल टेल अपॉन योर हेल्थ। अब देखो टेल कह रहा है, अब देखो सब में ज्यादा की बात किया तो ज्यादा वर्क विल टेल, यहाँ कुछ हमें लगता है टाइपिंग में एरर है कि ज्यादा हेल्थ से मतलब ज्यादा टू मच वर्क से आपकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ होना चाहिए था। ठीक है, खैर देखते हैं यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो मतलब इतना ज्यादा वर्क जिससे हेल्थ खराब हो जाए, तो उतना ज्यादा वर्क के लिए हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, टू लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ लिखा टू मच और यहाँ मच टू और इधर मच। चलो देखते हैं। देखो एक शब्द होता है टी डबल ओ टू मच और एक शब्द होता है मच टू। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है हर एग्जाम का और हर बोर्ड का।
चलिए देखते हैं। तो रूल यह है कि टू मच का प्रयोग जानते हो कहाँ करते हैं? तो टू मच का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है और मच टू का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। तो देखो ये जो वर्क शब्द लिखा है ये वर्क क्या है? नाउन है और नाउन से पहले टू मच, तो कहाँ लिखा है? ये देखो टू मच, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है टॉम इज ब्लैंक क्लेवर बट पीटर इज रेदर स्टूपिड। देखो दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है फेयरली और एक शब्द क्या होता है? रेदर। क्या होता है? एक शब्द होता है फेयरली और प्यारे बच्चों दूसरा शब्द क्या होता है? तो दूसरा होता है रेदर। दोनों का मतलब होता है काफी हद तक। क्या होता है? काफी हद तक। लेकिन जब सेंटेंस में पॉजिटिव बात की जाती है तब फेयरली और निगेटिव बात कही जाती है देन रेदर। तो क्लेवर होना मतलब चालाक होना ये तो पॉजिटिव बात है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फेयरली। लेकिन मूर्ख होना क्या है? ये निगेटिव बात है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? रेदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आई बात? चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए लिखा हुआ है हर केस इज सो हैवी दैट सी कैन ब्लैंक लिफ्ट इट। अब इसका कोई केस है, अब केस है सूटकेस है, सब बात एक ही है। केस का मतलब सूटकेस भी होता है, ठीक है, बॉक्स भी होता है केस का मतलब, और हिंदी में तो केस का मतलब बाल हो जाता है। खैर अभी इंग्लिश में लिखा है तो हम लोग इंग्लिश ही समझते हैं। तो यहाँ पे उसका जो सूटकेस केस बॉक्स है वो क्या है? देखो हर लिखा है ना, मतलब लेडीज की बात किया है इधर। अब इसमें क्या है? बॉक्स में लाली लिपस्टिक पाउडर यही सब ज्यादा भरा होगा इसीलिए भारी हो गया है। तो पूरी सिंगारदानी वैसे भी लेके चलती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो कहा जा रहा है उसका जो सूटकेस वो बहुत हैवी है, सी कैन ब्लैंक लिफ्ट इट। अब जब बहुत ज्यादा हैवी है तो उसको उठाने में मतलब वो शायद ही उसको उठा पाए। तो देखते हैं पहले में हार्डली। तो देखो हार्डली मतलब होता है ना के बराबर। क्या लिखा है? ना के बराबर। अगला हैब का तो कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए लिखा हुआ है नियरली। नियरली आप लोग सोचते हो नियर मतलब तो सर नजदीक होता है, तो नियरली का मतलब भी कुछ नजदीक से होगा। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। नियरली का मतलब नजदीक से नहीं है, नियरली मतलब होता है लगभग, ऑलमोस्ट। तो ये भी नहीं है, तो लगभग उठा पाए तो इसका कोई मतलब नहीं। फेयरली, फेयरली का कोई यहाँ कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फेयरली काफी हद तक उठा पाए, तो काफी हद तक उठा पाए मतलब जब पूरा उठाए, काफी हद तक उठाना क्या है? रेदर भी मतलब नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हार्डली। तो सी कैन हार्डली लिफ्ट इट मतलब वो ना के बराबर उसको उठा पाएगी या शायद ही उठा पाए उसको, ठीक है, शायद ही कभी, ये भी आता है इसकी मीनिंग। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला लिखा है सी वाज सरप्राइज्ड। क्या लिखा है? सी वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज बिकॉज इट, यहाँ पे एट द न्यूज होना चाहिए, ठीक है, एट द न्यूज बिकॉज इट वाज ब्लैंक परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग मतलब होता है परेशान कर देने वाली। न्यूज कैसी थी? वो परेशान कर देने वाली न्यूज थी। तो कह रहा ही वाज ब्लैंक सरप्राइज्ड। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला लिखा है मच, फिर वेरी, फिर वेरी, फिर वेरी, फिर वेरी टू भी लिखा है। तो कुल मिला के फोकस किस पे किया है? बेरी और मच पे। आओ दोनों को देख लेते हैं। एक शब्द होता है भैया बेरी और एक शब्द क्या होता है? ये होता है मच। अब ये जो बेरी और मच शब्द होते हैं दोनों की हिंदी मीनिंग जो होती है वो होती है बहुत। दोनों की हिंदी मीनिंग क्या होती है? तो दोनों की हिंदी मीनिंग होती है भैया बहुत, ठीक है। अब देखिए जो बेरी का प्रयोग है इसका प्रयोग हमेशा हम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले, और मच का हम प्रयोग हमेशा करते हैं पास्ट पार्टिसिपल से पहले। अब बात आती है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये दो नए तोते कहाँ से उड़ा दिए आपने, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और पास्ट पार्टिसिपल क्या है? तो समझो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तब इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल।
और जब कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तब ये क्या हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। अभी इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कैसे होगा, तो अगर एडजेक्टिव के रूप में है तो या तो किसी नाउन के बारे में बताएगा या तो फिर किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा। तो जैसे हमने इधर लिख दिया रनिंग हॉर्स, हमने कहा भैया मैंने एक घोड़ा देखा, आपने पूछा सर कैसा घोड़ा देखा, हमने कहा हमने काला घोड़ा देखा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हॉर्स। तो हॉर्स क्या है, नाउन, और ये जो ब्लैक शब्द इसी नाउन के बारे में बताया ना, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फिर हम एक दिन मिले आपसे, हमने कहा कि भैया आज मैंने फिर एक घोड़ा देखा, आपने पूछा कैसा घोड़ा देखा, हमने कहा दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि रनिंग हॉर्स, दौड़ता हुआ, तो हॉर्स नाउन है और ये रनिंग नाउन के बारे में बताया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन आप देख रहे होंगे जो रनिंग शब्द लिखा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के फॉर्म में लिखा है। तो जब भी यही बताया आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव के बारे में जब बताएगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। या मान लीजिए जैसे आप लोग कहते हो बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है, क्या बोलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है। अब देखो नॉवेल क्या होता है, नॉवेल नाउन होता है। अब ये जो इंटरेस्टिंग शब्द है आप देख रहे होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के फॉर्म में लिखा है ना, तो अब ये भी चूंकि नॉवेल के बारे में बता, नॉवेल कैसी है, बहुत रोचक है, मतलब बहुत ही रुचकर है, रोचक है। तो नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव चूंकि आईएनजी फॉर्म में लिखा है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बात कर लेते हैं थर्ड फॉर्म की। जैसे मान लीजिए हमने कहा डेड हॉर्स, फिर यहाँ पे एक दिन फिर आप हमसे मिले, हमने कहा भैया आज मैंने एक घोड़ा फिर देखा, आपने कहा सर आप घोड़े बहुत देखते हो, तो क्या करूं, अब पड़ जाता है सामने। तो यहाँ पे हमने कहा भैया आज फिर मैंने एक घोड़ा देखा, तो आपको समझ में आ गया कि आज सर ने फिर नाउन के बारे में बात की। फिर आपने पूछा सर कैसा घोड़ा देखा, हमने कहा मरा हुआ घोड़ा देखा, मतलब ऐसा घोड़ा जिसकी डेथ हो चुकी थी। तो देखो डाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डेड, और ये जो डेड है ये नाउन के बारे में बताया ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। अब चूंकि ये एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है इसीलिए इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। बात सब समझ में आ रही है ना, हाँ एकदम ऐसे समझते रहो, बस कुछ कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ सरप्राइज्ड लिखा है, सरप्राइज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और इधर परप्लेक्सिंग लिखा है, परप्लेक्सिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म है। अब आप ही बता दो तो थर्ड फॉर्म से पहले क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर मच लिखेंगे, और आईएनजी फॉर्म से पहले क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर बेरी लिखेंगे। तो अब खोज लो, देख लो ऑप्शन में कहाँ लिखा है, मच लिखा होना चाहिए पहले और फिर बेरी, तो यही फर्स्ट वाले में लिखा है, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बातें, चलो देखते हैं आगे। अगला लिखा है सी वाज ब्लैंक सरप्राइज्ड, चलिए रिपीटिशन है तो फिर यहाँ फिर आपको मिलेगा क्या, मच, और इधर क्या मिल जाएगा आपको, फिर मिल जाएगा वेरी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लिखा ही एंड हिज फ्रेंड्स वर्क, अब वह और उसके मित्र कैसे काम करते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन। हार्डली मतलब होता है ना के बराबर, हार्ड मतलब होता है कठिन, ओनली मतलब होता है केवल, और डिलीजेंट मतलब परिश्रम से बुद्धिमानी पूर्वक, यही। और प्रेजेंटली का मतलब होता है फ्यूचर को ये बताता है, जल्दी ही इसकी मीनिंग होती है। आप सोचेंगे सर प्रेजेंटली का मतलब, प्रेजेंट मतलब तो वर्तमान होता है, तो यही मैं कह रहा हूँ जब यल वाई लास्ट में लग जाता है तो कभी कभी मीनिंग पूरी बदल जाती है। जैसे लेट, लेट मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सर लेट मतलब तो देर होता है, लेकिन जब हम इसी को लेटली लिख देते हैं तो लेटली मतलब हो जाता है रिसेंटली। लेटली मीन्स क्या हो जाता है, रिसेंटली, और रिसेंटली मीन्स क्या होता है, हाल ही में। रिसेंटली मीन्स क्या होता है, हाल ही में। बात समझ में आ रही है ना। तो अब देखिए वह और उसके मित्र कैसे काम करते हैं, ना के बराबर काम करते हैं कि कठिन कार्य करते हैं। तो अब भाई वो उसके मित्र हैं, तो अब इसको हम अपनी तरफ से पॉजिटिव सेंस लेकर के चलेंगे। तो डिलीजेंट हो नहीं सकता क्योंकि डिलीजेंट वर्क नहीं, अगर इसको सही भी करना हो तो डिलीजेंटली होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। प्रेजेंटली का कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रेजेंटली होता, मैं बता रहा हूँ फ्यूचर को बता, तो यहाँ लिखा होता विल वर्क।
अब देखो ओनली का कोई मतलब नहीं है, बचा क्या, हार्डली बचा और हार्ड बचा, तो वह और उसके मित्र जो है कठिन कार्य करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है संजय इज ब्लैंक बेटर टुडे। अब संजय भाई साहब हैं और इनके साथ में कुछ अच्छा हो गया है आज, तो अब देखिए अच्छा हुआ है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फेयरली का, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अगला लिखा है सी बिकेम, वह बन गया, बिकेम लिखा है ना, हाँ ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए जब भी कोई सेंटेंस लिखा होता है तो वर्ब अगर लिखिए तो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस वाला फॉर्म। इसमें से जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और यस या ईएस वाली फॉर्म होती है, इन दोनों का ही प्रयोग हमेशा हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। और ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसका हम प्रयोग हमेशा करते हैं पास्ट टेंस में। इसमें से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये हमेशा होती है प्लूरल, और ये जो वर्ब की यस या ईएस फॉर्म होती है हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। अब आप कहोगे सर कुछ इसके बारे में भी बता दो, तो अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ही लिखोगे तब भी सेकेंड फॉर्म लगेगा और दे लिखोगे तब भी सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन देखते हैं, तो लिखा है सी बिकेम, गुस्सा हो गई, एंग्रली, देखो एंग्रली क्या है, एंग्रली के बाद बारे में बात करें तो एंग्रली कुछ इसमें एडजेक्टिव टाइप का लिख दिया गया है। आगे बैडली, बुरी तरह से, अब बुरी तरह से क्या, कुछ नहीं पता, हटाओ। वाइजली, सी बिकेम वाइजली, वो बुद्धिमानी पूर्वक हो गई, तो इसका भी कोई मतलब नहीं, नो वर्ड तो नहीं, तो यहाँ बचे अपने पास में ऑप्शन 2, तो सी बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गई, और सी बिकेम एंग्रली, तो वह गुस्से से हो गई, तो गुस्से से हो नहीं गुस्सा हो गई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। देखो थोड़ा सा स्कोर समझ लो, देखो ये जो बिकम शब्द है ना, ये आता है वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में, तो ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ में हम क्या करते हैं, देखो सामान्यतः वर्ब की जो विशेषता को बताता है वो होता है एडजेक्टिव, लेकिन सॉरी वर्ब की जो विशेषता को बताता है वो कौन सा क्या होता है, वर्ब की जो विशेषता को बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, लेकिन जब ये वाली क्रियाएं आपको कहीं भी लिखी हुई मिल जाएं, जैसे बिकम लिखी हुई मिल जाए, तो इसके लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए वहां पे एंग्री। ठीक है, अगला देखिए लिखा है सोहन कन्विंस्ड हिम वेरी। अब देखिए यहाँ पे कन्विंस्ड हिम वेरी, अब वेरी क्या होता है, एडवर्ब होता है, और कन्विंस करना वर्ब है, और वर्ब के बारे में बताए तो यहाँ भी हमको क्या चाहिए, एक एडवर्ब ही चाहिए। ठीक है, तो उसने कन्विंस कैसे किया, स्किलफुल, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में FULLESSABLE, ये बहुत ही तगड़ी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी वर्ड को देखते ही जान सकते हो कि वो वर्ड क्या है, तो जिसके भी वर्ड के लास्ट में लगा होता है सब एडजेक्टिव होते हैं, तो हमें यहाँ एडजेक्टिव नहीं, यहाँ हमें एडवर्ब चाहिए, क्यों, क्योंकि कन्विंस करने के तरीके के बारे में बताना है, तो गलत। अगला लिखा है डिजायरस, तो ये भी गलत। अगला लिखा प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, ये भी गलत। डिलीजेंट भी गलत, डिलीजेंट सही होता है लेकिन डिलीजेंटली वहां लिखना। तो स्किलफुली, तो उसने कैसे उनको कन्विंस किया, स्किलफुली मतलब कुशलता पूर्वक उसने यहाँ पे कन्विंस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अपना, देखिए लिखा द रियल इंपॉर्टेंट थिंग, वास्तव में जो महत्वपूर्ण चीज है क्या है वो, ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का, इज आवर लाइवलीहुड, वो हमारी जिंदा दिली है। और आगे क्या लिखा हुआ है, व्हिच डिस्क्रिमिनेट, जो अलग करती है अस, हमें, फ्रॉम एनिमल्स, और यही वो चीज है कि जिससे जिंदा होने का जो एहसास है यही चीज हमको अलग करता है, हमारा लाइवलीहुड अलग करता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा द रियल इंपॉर्टेंट थिंग, और देखो पढ़ने में तो यही सही लग रहा है, आपको पढ़ोगे तो कहोगे सर कोई एरर नहीं, लेकिन है एरर। देखो थिंग क्या है, नाउन है, अब इंपॉर्टेंट नाउन के बारे में बताया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
अब ये जो रियल वर्ड लिखा है, सामान्यतः अगर मैं बात करूं रियल शब्द की, तो रियल शब्द एडजेक्टिव होता है। अब ये भी एडजेक्टिव है, तो क्या एडजेक्टिव एडजेक्टिव के बारे में बताता है? नहीं, एडजेक्टिव के बारे में कौन बताता है? एडवर्ब। तो अब सुनो, देखो जब भी कहीं पे नाउन लिखा हो ना, और नाउन के अंत में एल वाई लगाओगे, तब ये क्या बनता है? ये एडजेक्टिव बनता है। लेकिन अगर आप एडजेक्टिव के अंत में एल वाई लगाओगे, तब ये क्या बन जाएगा? तो ये एडवर्ब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब। जैसे हमने इधर लिख दिया मैन, तो देखो मैन शब्द क्या है? नाउन है, और नाउन में एल वाई लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? मैनली। क्या बन गया? ये मैनली। तो मैनली क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन अगर हमने ब्यूटीफुल लिखा, तो ब्यूटीफुल शब्द सब जान रहे हो, लास्ट में फुल लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन जब इसमें हम एल वाई जोड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा जाके? ब्यूटीफुली। और ये जो ब्यूटीफुली शब्द होता है, ये क्या होता है? ये एडवर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऐसे ही रियल, रियल एडजेक्टिव है, तो रियल नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? रियली। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। और यहाँ पे इसको एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने का तरीका है कि उसमें एल वाई लगाए, तो हो जाएगा द रियली इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है लिखा, सी इज टू मच ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे मिल गया ना टू मच। मैंने अभी आपको बताया था दो शब्द होते हैं, एक होता है मच टू, और एक शब्द क्या होता है? टू मच। मच टू के बाद यहाँ हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, और टू मच के बाद में हमें यहाँ पे क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अब ब्यूटीफुल फुल लगा है, तो ये क्या होता है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से पहले मच टू चाहिए, तो मच टू, यहाँ टू मच लिखा है, तो ये गलत होगा, हमें यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा? मच टू। तो इस प्रकार से गलती कहाँ है? तो गलती पार्ट नंबर ए में है। ठीक है, चलो देख लो एक बार। लिखा है सी इज मच टू ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। सो मोस्ट ऑफ द बॉयज, सो अधिकतर जो बच्चे हैं, रन आफ्टर हर, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, बेवकूफ हैं। ठीक है, एंड और वांट टू इन्फ्लुएंसर, और उसको प्रभावित करना चाहते हैं। अब बताओ, पीछे पीछे दौड़ने से कोई प्रभावित होगा? आप लोग बताइए, इसीलिए मैंने कहा था। ठीक है, तो खैर इसमें गलती पार्ट नंबर ए में है। चलिए अगला देखिए, लिखा है ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड, मतलब सामान्यतः वो क्या है? वो बहुत रूड है, गुस्से वाला आदमी है। विथ एवरीवन, हर आदमी के साथ में। ही बिहेव नाइस, वह अच्छा व्यवहार करता है। विथ ऑल ऑफ अस, और वह अच्छा व्यवहार कर रहा है, बंदे ने आज अच्छा व्यवहार किया था हम सब के साथ में। हो गया, मूड चेंज हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बिहेव्ड। बिहेव्ड क्या होता है? वर्ब होता है। और नाइस जो शब्द होता है, ये क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। तो बिहेव कैसे किया है? अच्छे से व्यवहार किया है, तो बिहेव शब्द वर्ब हो गया। और वर्ब के बारे में कौन बताता है? वर्ब की विशेषता कौन बताता है? तो आप कहोगे सर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही विशेषता बताएगा, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। यहाँ लिखा क्या है? एडजेक्टिव लिखा है, तो एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने का तरीका क्या है? कि एल वाई लगाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइसली। क्या हो जाएगा? नाइसली। तो यहाँ पे उसने बिहेव कैसे किया था? नाइसली। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा, ही रैन सो फास्टली, वह इतना तेज दौड़ा, दैट की ही रीच, वह पहुंच गया, द डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य पर। कैसे? इन जस्ट 2 मिनट्स, भाई साहब 2 मिनट में अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। बड़ा खतरनाक दौड़ा इसका मतलब, क्यों? चलिए देखते हैं। एक अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो भी ऐसे खतरनाक चीजें दौड़ाता है, लेकिन उसकी चीजें पहले रुक जाती हैं। अभी जानते हो, बंदे ने कुछ दिन पहले 350 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल छोड़ी, और उसके देशवे में 36 किलोमीटर पे जाके गिर गई। हमें लगता है कुछ दिन में अपना देशवा खुद ही उड़ा लेंगे और कहेंगे भारत ने मिसाइल पटक दी है। तो ऐसे ऐसे भी महान आदमी हैं इस दुनिया में। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, उड़ जाएगा तो अपना गोला बारूद बचेगा। लिखा हुआ ही रैन सो फास्ट, भैया एक शब्द होता है फास्ट। फास्ट मतलब तेज वर्ड होता है, तो वह तेज दौड़ा, फास्ट दौड़ा। ठीक है, फास्टली नाम का वर्ड नहीं होता, तो हटाओ इसको, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, लिखा है वी वर कॉन्फिडेंट, हम क्या थे? कॉन्फिडेंट थे, हम क्या थे? दृढ़ थे। एनफ, पर्याप्त। द डेस्टिनेशन, क्या थे? हम दृढ़ थे, कॉन्फिडेंट थे, पर्याप्त रूप से। ब्लैंक एंड सॉरी द डेस्टिनेशन, जो लक्ष्य है, इन जस्ट 2 मिनट्स।
यहाँ कुछ लग रहा है जैसे उड़ टाइप का गया है, क्यों? खैर कोई बात नहीं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। देखिए लिखा वी आर कॉन्फिडेंट हम दृढ़ थे, हम अच्छा पर्याप्त रूप से दृढ़ थे द अबाउट द डेस्टिनेशन इन, यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। खैर देखते हैं यहाँ पे, देखिए लिखा वी आर कॉन्फिडेंट। अब देखिए जो कॉन्फिडेंट, बी क्या है? बी प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में जो बताया वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट एनफ, तो हम थे पर्याप्त रूप से। और देखो एनफ वर्ड ऐसा होता है कि जिस एडजेक्टिव के बारे में बताता हमेशा उसके बाद में आता है, तो ठीक है यहाँ सही है। देखो ये क्वेश्चन वैसे सामान्यतः नो एरर का है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ वर्ड जो मिसिंग है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है जया इज एनफ बोल्ड। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जया इज एनफ बोल्ड, मतलब वो पर्याप्त रूप से क्या है? बोल्ड है। टू प्रिवेल अपॉन हर फादर टू लैंड हर अ न्यू बाइक एट वंस। तो कह रहा जया बहुत ज्यादा बोल्ड है। टू प्रिवेल मतलब उपस्थित होने में, अपॉन हर फादर मतलब अपने पिता को कन्विंस करने में, टू लैंड हर अ न्यू बाइक एट वंस कि उसके पिताजी उसके लिए तुरंत एक नई बाइक ले लें, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं मिल जाए इसको बाइक, अच्छी बात है। तो देखिए लिखा है जया इज बोल्ड। अब जया क्या है? तो भैया जया जो लिखा है ये नाउन है, और नाउन के बारे में ये बताता है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और अभी मैंने बताया कि जो एनफ शब्द होता है ये जिस एडजेक्टिव के बारे में बताता है, जो भी एडजेक्टिव लिखा हो हमेशा उस एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव के बाद में यूज किया जाता है। तो एनफ बोल्ड नहीं, बोल्ड एनफ होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वहां पे हम ऐसे लिखेंगे बोल्ड एनफ। बात समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा है ही एज वेल एज हिज ब्रदर। एज वेल एज मतलब होता है साथ साथ, एज वेल एज मतलब क्या होता है? साथ साथ। तो वह साथ साथ किसके? हिज ब्रदर, अपने भाई के। इज टू ऑनेस्ट मतलब वह और उसके साथ साथ उसका भाई भी क्या है? बहुत ऑनेस्ट है। तो देखो यहाँ पे टू ऑनेस्ट लिखा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया कि जो TOO होता है इसका प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है। तो जब अब इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? बहुत। तो जब बहुत शब्द का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में करना हो तो टू नहीं, हम क्या यूज करते हैं? वेरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड में एरर था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा है यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में, अनलेस यू वर्क हार्डली। तो आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे जब तक कि आप ना के बराबर कार्य करोगे। तो आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल होगे, कि ना के बराबर कार्य में फेल होगे? तो कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब फेल होगे। तो यहाँ पे हार्डली नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए। देखो यहाँ पे अनलेस लिखा है ना, अनलेस का प्रयोग हमेशा कंडीशन के लिए करते हैं। अब बात आती है सर कंडीशन क्या है? तो कंडीशन उसे कहते हैं जब कोई शर्त ना पूरी हो तो कोई कार्य ना पूरा हो, तो ये क्या होती है? कंडीशन। तो यही यहाँ कह रहा है कि अगर कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो एग्जाम में क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। मतलब ये वाली शर्त पूरी नहीं होगी तो ये कार्य पूरा नहीं होगा। तो यहाँ कठिन परिश्रम होना चाहिए। और अभी मैंने बताया था हार्डली जो शब्द होता है, हार्डली कैसा शब्द होता है? निगेटिव, और इसका अर्थ क्या होता है? ना के बराबर। इसकी मीनिंग क्या होती है? ना के बराबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है नो सूनर। अब देखो नो सूनर, नो सूनर के साथ में हमेशा पेयर आता है देन का। किसका पेयर आता है? देन का। तो यहाँ पे दैट लिखा है तो यहाँ सबसे पहले दैट नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? देन। तो एक गलती ये हो गई। और जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से हो तो ऐसे सेंटेंस में हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर ये नया शब्द क्या है इन्वर्जन? तो इन्वर्जन कुछ नया शब्द नहीं है। देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सामान्यतः ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, या ऐसे होता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आए, फिर मेन वर्ब आए, और फिर क्या आए? ऑब्जेक्ट। या तो ऐसा होगा। लेकिन अगर यहीं पे नो सूनर आगे लिखा हो, शुरुआत किससे हो? नो सूनर से, तब इस हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप ही लगा रहता है। तो यही इन्वर्जन कहलाता है। तो भैया यहाँ से हैड को उठाएंगे, यहाँ लगा देंगे। तो ये जो सेंटेंस है ना इसकी ऐसी तैसी हो गई है, और इसमें कईयों गलतियां निकल गई हैं। तो मतलब अब ये सेंटेंस सही है। तो नो सूनर के साथ देन अगर आए तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है ज्यों ही त्यों ही। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? नो सूनर हैड आई स्पोकन, ज्यों ही मैं बोला
देन ही लेफ्ट, तुरंत तो चला गया, मतलब जैसे ही मैं बोला तैसे ही चला गया, वैसे ही चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लिखा है नो सूनर द न्यूज अपीयर्ड, जैसे ही न्यूज पता चली इन द पेपर, मतलब पेपर में जैसे ही न्यूज आई क्या हो गया, देन, अब देखो देन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, सही है, देन देयर वाज अ रश इन द काउंटर, काउंटर पे लोग दौड़ पड़े, भीड़ बढ़ गई। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी अपीयर्ड लिखा, अपीयर्ड मतलब ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड, तो इसका मतलब यहाँ पे द न्यूज, यहाँ क्या हमको क्या यूज करना पड़ेगा, डिड। और जब भी डू डज डिड का प्रयोग करते हैं तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईडी को हटा देंगे, मतलब अपीयर रहेगा, थर्ड फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को हटा देंगे, वहां फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा ही वॉज टू टायर्ड, वह बहुत ज्यादा थका हुआ था, दैट कि ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट, कि वह स्ट्रीट क्रॉस नहीं कर सकता था, इवन विद द हेल्प ऑफ अ पोर्टर, पोर्टर मतलब होता है जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उन्हें पोर्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए TOO के साथ ही कुड नॉट लिखा है, ठीक है, यहाँ दैट लिखा है, तो टू दैट का पेयर नहीं आता, यहाँ टू नहीं है, सो होना चाहिए, सो के साथ दैट का पेयर आता है। देखो मैंने बताया था ना अभी TOO के साथ TO2 का पेयर आता है, लेकिन अब इधर दैट लगा हुआ, तो इसका मतलब इधर क्या होना चाहिए, सो आना चाहिए, मीनिंग सेम निकलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे मित्रों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए ओके, आप लोग वीडियो ने आई होप काफ़ी एंजॉय किया होगा वीडियो में। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।